मुजफ्फरनगर में सोनू कश्यप हत्याकांड ने अब एक और गंभीर मोड़ ले लिया है। मृतक की बहन आरती और मौसेरी बहन कशिश रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई हैं, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है। पीड़ित परिवार ने इस मामले को लेकर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मुलाकात की, जहां सोनू की मां ने रोते हुए कहा कि जिन लोगों ने उनके बेटे की हत्या की है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों बेटियां अचानक लापता हैं और परिवार को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। फिलहाल पूरे मामले ने प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हम ये चाहते जी पकड़े जाओ, बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहते। हमें पकड़े जाओ ना, जैसे मेरा बच्चा जला के मारा, तो मेरा बच्चा जला के मारा। ये मुझे नहीं पता जी कहाँ गई है। दोनों की दोनों 2 बहन है ना जी, हम किसी पर शक है ना कुछ है। ये तो अपनी पता नहीं बस क्या सोचे गई ना जी, हमने कुछ नहीं किया। हाँ है, भरोसा है जी हमें। परिवार में क्योंकि मेरी ससुराल है और इन बच्चों का मैं फूफा। दरअसल आज जब सुबह हमारी आँख खुली और हमको जो मेरठ के आज धरना किसी रखा हुआ था मान लो, तो हमने कहा था कि पहले माननीय मंत्री जी को हम अपनी बात कहेंगे और संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर आगे की बात हम उसको आपको ले जाएंगे। लेकिन जब हम सुबह उठे तो बड़ा मन पीड़ित हो गया, व्याकुल हो गया पूरा परिवार कि एक बच्चे के दुख से अभी हम लोग उबर नहीं पाए थे, दूसरी बच्ची बिना बताए बिना हमारी जानकारी के पता नहीं किसके साथ कहाँ निकली और हम लोगों ने प्रयास किया। तब से हम बड़े परेशान थे। हाँ ये हो सकता है, लेकिन किसके साथ गई है इस बात की जानकारी हम लोगों को नहीं है। देखिए सोनू कश्यप जिसकी 5 तारीख को हत्या हुई है, निश्चित रूप से हम सब के लिए हंस का विषय है। उनकी माताजी और उनके जो फूफा जी लगते हैं, सोनू के फूफा जी नरेश कश्यप एडवोकेट, उनका सुबह फ़ोन आया कि भाई इसी तरीके से हमारी बेटी हमारे घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। एक विवाहित लड़की है, तो बहुत परेशान थे। मैंने कहा आ जाओ बात करता हूँ मैं आपसे। तो वो आए हैं, इनकी माताजी यहाँ पर आई हैं, उनकी फूफा जी हैं नरेश कश्यप जी, उनका जो तीसरा बेटा है उसकी पत्नी आई है और दूसरा बेटा आया है, यानी एक बेटा एक पुत्रवधू, फूफा जी और ये जो उनकी माताजी हैं ये आई हैं। इनकी बात हमने सुनी, इन्होंने लिख करके वकील साहब ने हमको दिया, तो हमने एसएसपी डीएम को तत्काल प्रभाव से उनको व्हाट्सएप किया, क्योंकि तत्काल जाना सुरक्षित थी, संभव नहीं था। आप लोगों से बातचीत की, इस पर एसएसपी को कहा गया कि वो कहाँ हैं, कैसे गई, किनके साथ गई, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। और माताजी ने भी ये बात कही है, आप सबके सामने भी कही है, हमारे सामने भी कही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा सबके साथ न्याय करते हैं। और ये बात भी जिम्मेदारी से कह सकते हैं, कितना भी बड़ा अपराध हो, सरकार की वो लक्ष्य में रहता है, अपराधी को ना बख्शे जाने का सरकार का संकल्प है, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती है, किसी को बख्शा नहीं जाता है। इस घटना के अंदर भी उस लड़के को जो इस हत्या के अंदर दोषी था, जो प्रथम दृष्टया दोषी माना गया, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ये बात मेरी एडीजी भानु भास्कर जी से, एसएसपी और जो विपिन टाड़ा है उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि अगले दिन ही यानी 6 तारीख को उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इनका कहना यह है कि उसकी वीडियो में और लोग भी हैं, तो मैंने उसके लिए भी कहा कि अगर कोई दोषी उसके अंदर कोई आता है, पाता है कोई वीडियो में, घटना में, उस पर भी कार्रवाई होगी। बाद में सुधीर सेन जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हम सब लोगों ने इनकी बात सुनी और सुन करके इनकी बात को उनको आश्वासन दिया, पूरा सांत्वना देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार और केवल भाजपा नहीं, हमारी पूरी विधानसभा क्षेत्र के सब लोग, पूरे जिले के लोग इनके साथ हैं। इनका बेटा गया है, तो विषय किसी एक वर्ग का नहीं है, ये हमारे एक तरीके परिवार की ही महिला हैं और इनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। जो भी इनके लिए मदद होगी, हमने सरकार को भी लिखा है, हमारा प्रयास रहेगा वहाँ से भी इनकी मदद हो सके। मुजफ्फरनगर में सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। हिंदू युवा वाहिनी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदित्य प्रहलाद पाहुजा, जिला अध्यक्ष नवीन कुमार और अन्य कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस द्वारा रोके जाने पर मौके पर तीखी नोकझोंक हो गई। कुछ समय के लिए हालात तनावपूर्ण बन गए, हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को संभाल लिया गया। इस दौरान आदित्य प्रहलाद पाहुजा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हत्या के 8 दिन बाद अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है। वहीं नेताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया है। मेरा प्रहलाद पाहुजा नाम है, मैं हिंदू युवा वाहिनी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश। देखिए ऐसा है, आज हम पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और वहां पर उनकी मदद के लिए गए थे, लेकिन प्रशासन ने हमें रोका और हमने उन प्रशासन का सहयोग करा और उनकी बात को मानते हुए
उन्होंने हमें 1-2 दिन का आश्वासन दिया, 1-2 दिन में हम उनकी आपसे मुलाकात कराएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन में हमारी मुलाकात करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे। उसी को देखते हुए हमने प्रशासन का सहयोग करते हुए वापस लौटे। देखिए ऐसा है, पुलिस के ऊपर जो भी आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के नेता, वो बेबुनियाद भी आरोप है। रही बात हरेंद्र मलिक जी से, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 6 तारीख की ये घटना है, आज 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन से क्या वो सो रहे थे? क्यों नहीं गए? अतुल प्रधान जी आए थे, क्यों नहीं गए? 8 दिन से वो क्या कर रहे थे? उनको सिर्फ मुद्दे चाहिए, सरकार के विरुद्ध मुद्दे चाहिए। सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, सभी जितने भी आतंकवादी थे, जितने भी ये आरोपी थे, जितने भी बदमाश थे, सबको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और जिस तरीके से शासन प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस एनकाउंटर करके 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में एनकाउंटर कर रही है, ये सर बेबुनियाद है, इसका कोई बुनियाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही गंभीर आपराधिक घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर से बहुजन एकता संघर्ष समिति ने सोनू कश्यप की जिंदा जलाकर हत्या और कपसाड़ में दलित महिला की हत्या समेत कई जघन्य अपराधों का मुद्दा उठाया है। संगठन का कहना है कि महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों में भय का माहौल बन गया है। गाजियाबाद में 6 वर्षीय बच्चे की हत्या और दिनदहाड़े कोर्ट स्टेनोग्राफर की हत्या जैसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि अपराध नियंत्रण में गंभीर कमी है। समिति ने सभी मामलों की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। देखिए, मेरा नाम विपिन कैमरी है, बहुजन एकता संघर्ष समिति संघर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मामला सभी देशवासियों को पता है, इस देश के अंदर जो हमारा उत्तर प्रदेश है, एक राज्य है, आए दिन ऐसी घटना घट रही है कि शर्मसार किया जा रहा है इंसान। एक अभी मेरठ जनपद का मामला है, थाना सरदना, और थाना सरदना में अभी हाल ही में 2 ऐसी घटनाएं घटी। एक सोनू कश्यप भाई जिसको जिंदा जला दिया गया, और जलाने वाले अभी तक फरार हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस संबंध में आज डीएम साहब के समक्ष हम लोग आए हैं, ताकि राष्ट्रपति जी को इस चीज का संज्ञान दे सके और उस भाई को, उस परिवार को इंसाफ दिला। मांगे हमारी तो सबसे पहले ये रहेगी, एक तो गिरफ्तारी और तुरंत फांसी उन लोगों को, क्योंकि ऐसे अपराधी अगर खुले घूमेंगे तो पता नहीं कितने लोगों को हत्या करेंगे वो लोग। दूसरी मांग, परिवार को आर्थिक मदद मिले, कम से कम 50 लाख हमने इसमें मांग रखी है, और एक सरकारी नौकरी मिले और सीबीआई की जांच हो, ताकि ये पता लग सके कि भाई इनके मंशा क्या थी। देखिए, अगर मांगे पूरी नहीं होती, फिर अपना दिल्ली है, दिल्ली से आंदोलन की तैयारी करेगा संगठन, और एक मजबूत आंदोलन की तैयारी करेगा। मुजफ्फरनगर में आज आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी सहायिका संगठन के बैनर तले आंगनवाड़ियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अधिकार सम्मेलन और धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अलका चौधरी ने किया, जबकि मुख्य अतिथि राष्ट्रीय व प्रदेश अध्यक्ष सावित्री चौधरी रहीं। सावित्री चौधरी ने कहा कि आंगनबाड़ियों का शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और FRS प्रणाली के नाम पर उन पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, जबकि तकनीकी संसाधनों की कमी का खामियाजा उनसे वसूला जा रहा है। सम्मेलन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि 31 जनवरी तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ तो फरवरी से पूरे प्रदेश में काम बंद कलम बंद आंदोलन शुरू किया जाएगा। सावित्री चौधरी, देखिए मामला क्या है, आंगनबाड़ी इतनी परेशान है। एक तो 10 विभाग का काम लिया जा रहा है और 1 विभाग का मानदेय दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी इतना प्रेशर बनाया जाता है, अगर ये काम नहीं करोगे तो मानदेय रोक देंगे, अगर ये काम नहीं करोगे तो सेवा समाप्त कर देंगे, और मानदेय रोक दिया गया है कि आपसे KYC करके नहीं दे रहे। KYC के लिए देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कराएंगे लाभार्थी को, सबसे पहला काम था आप लाभार्थी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराते, उसके आधार कार्ड से मोबाइल लिंक कराते। जब वो नहीं करा पा रहा है तो आंगनबाड़ी कैसे कराएगी, कैसे आप उसको KYC को कंप्लीट करेगी? पहली बात तो वो, उसके बावजूद चलिए इधर उधर से कैसी आंगनवाड़ियों ने किया, उस समय 4-4 महीने का 6-6 महीने का आंगनवाड़ियों का मानदेय रोक दिया गया कि हमें ऊपर से आदेश है। तो ये 4500 रुपए केंद्र सरकार देती है, 1500 रुपए हमें राज्य सरकार देती है। वो 6000 रुपए भी हमारा 6-6 महीने का काट लिया गया। क्या इस देश का दुर्भाग्य नहीं है? क्या यही महिला सशक्तिकरण है हमारे देश का? देखिए, सेवा हम बाल विकास का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का कर रहे हैं, शिक्षा विभाग का कर रहे हैं, राजस्व विभाग का कर रहे हैं, पंचायत विभाग का कर रहे हैं, कोई विभाग ऐसा नहीं बचा। निर्वाचन का हम कर रहे हैं। आप देखिए, निर्वाचन का इतना कम, रात के 12-12 बजे हमारी आंगनबाड़ी बहनों से रिपोर्ट ली जाती है और ये कहते हैं आंगनबाड़ी 1 घंटा काम करती है। आप आंगनबाड़ी करती क्या है? जबकि BLO में ड्यूटी
3rd और 4th क्लास के कर्मचारी की भी नहीं लगाई जा सकती आंगनवाड़ियों को, फिर आप कौन सा कर्मचारी मान रहे हो? एक तरफ आप कहते हैं आप तो वॉलंटियर हैं और दूसरी तरफ आप बीएलओ में भी ड्यूटी लगाती है। सारी सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं धरातल पे वो आंगनवाड़ी ही पहुंचाती है। अगला कदम है हमारी आर पार की लड़ाई होगी। अब आर पार की लड़ाई होगी, अब बिल्कुल हम चुप बैठने वाली नहीं है हमारी आंगनवाड़ी बहनें। मुजफ्फरनगर में तैनात ग्राम चौकीदारों और ग्राम प्रहरी ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। चौकीदारों का कहना है कि उन्हें प्रतिमाह मात्र 2500 रुपए वेतन मिलता है, जो प्रतिदिन करीब 83 रुपए बैठता है। इतनी कम राशि में परिवार का भरण पोषण करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा उन्हें न तो आने जाने के लिए साइकिल दी गई है और न ही वर्दी या टॉर्च जैसी जरूरी सुविधाएं। चौकीदारों का कहना है कि 2019 के बाद से वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई और पहले होने वाली वार्षिक बैठकें भी अब बंद हो चुकी हैं। उन्होंने मांग की है कि वेतन बढ़ाया जाए, वर्दी, साइकिल और टॉर्च उपलब्ध कराई जाए तथा हर साल बैठक आयोजित की जाए। मैं राजेंद्र सिंह, थाना चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश चौकीदार संघ मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं और मैं सहारनपुर मंडल का चौकीदारों का अध्यक्ष हूं। हम काफी समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो मानदेय है मात्र 2500 रुपये है और हमें 24 घंटे 12 महीने ड्यूटी करनी पड़ती है। रात के 12 बजे अगर पुलिस विभाग का कोई आदमी हमें बुलाता है तो हम रिजाई छोड़कर उसमें आते हैं। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं चोरी हो जाती है या और कोई अपराध होता है, हम उसकी तुरंत थाने में खबर करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें जैसे पहले साइकिल दी जाती थी साइकिल दी जाए और हमारा मानदेय 25 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपये किया जाए, क्योंकि महंगाई के दौर में 25 रुपये बहुत मात्र कम है। हमने धरना मुजफ्फरनगर में पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से 15 अक्टूबर को यही मुजफ्फरनगर में धरना दिया था और उसमें मांग की थी, लेकिन आज तक इसमें कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इसलिए हम दोबारा फिर मुजफ्फरनगर में डीएम साहब ऑफिस पर आए हुए हैं और मांग करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं हमें दिलाई जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम फिर लखनऊ के लिए कूच करेंगे। ये देखिए, ये साइबर थाना पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें ललित कुमार कौशिक की वादी हैं, नंदग्राम के रहने वाले। इनके द्वारा बताया गया कि टेलीग्राम के माध्यम से इनकी पत्नी को टास्क दिए गए और प्रोत्साहित किया गया कि इनके बच्चा जो कि छोटा है उसको मॉडलिंग कराएंगे। इस टास्क के नाम पे इनसे करीब 6,90,000 रुपए इनके खाते से उन लोगों ने अपने खातों में ले लिए हैं और पुलिस के द्वारा संबंधित खातों को सीज कर दिया गया है और बाकी अन्य कार्रवाई की जा रही है। अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। बच्चा छोटा है, अभी उस एंगल पर हम लोग नहीं गए हैं। बच्चा लेकिन अभी छोटा है। ये देखिए, संदेश एकदम क्लियर है कि कोई भी कार्य जब आप करें जहां रुपए पैसे के लेन देन की बात हो, तो जब तक पूरी तरह से ठोस प्रमाण आपके पास ना हो तो किसी प्रकार का किसी से भी लेन देन ना करें और लालच में तो बिल्कुल ना है। जहां भी जरा से लालच की बात आती है आप तुरंत सतर्क हो जाए। निश्चित तौर पर जवाब आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब रखा जाना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। सरकार को, ममता बनर्जी को यह भी बताना चाहिए किस तरीके से ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल करके दूसरे राजनीतिक दलों के कागजों को लेना चाहती है और ईडी को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। संविधान सम्मत कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। हमें पूरी उम्मीद है कि लोकतंत्र जीतेगा, कांग्रेस को एक अच्छी बढ़त मिलेगी और लोगों को ये भी सवाल है कल के चुनाव में जिस तरीके से शाही मिटाई जा रही थी, जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं लगातार, उससे चुनाव आयोग के निष्पक्ष चुनाव कराने पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि इन सब चीज़ों का भी जवाब दे और जहाँ जहाँ बेईमानियाँ हुई हैं उन जगह दोबारा मतदान कराए। हमें पूरी उम्मीद है कि लोकतंत्र की ताकतें चुनाव जीतेंगी। मकर संक्रांति का पर्व जो है हमारे सनातन में, हमारे संस्कृति में एक बहुत महापर्व मनाया जाता है। सब लोग दही चूड़ा का भोज खाते हैं, गुड़ तिलकुट मिलाकर एक दूसरे के साथ मिल बैठकर खाते हैं। संबंध में मिठास आती है। अब तो दही चूड़ा का भोज सियासत का रंग लेने लगा है। यही खूबसूरती है। इसी बहाने सब एक दूसरे से गिले शिकवे दूर कर मिलते हैं
और एक साथ बैठकर खाते हैं, यही ना खूबसूरती है हमारी विरासत की, हमारी संस्कृति की, हमारी परंपरा की। कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे किसी पार्टी ने किया, किसी नेता ने किया, सब एक दूसरे के यहाँ जिनको जिनको आमंत्रण होता है, इसमें कोई राजनीतिक ये नहीं होता है। अरे भाई नहीं आए तो ये कांग्रेस पार्टी न बताएगी। ने कहा कि राजनीतिक दलों के नेता मकर संक्रांति में दही चूड़ा का भोज देते हैं और इसका आनंद लेते हैं और दही चूड़ा गुड़ तिलकुट मिला करके संबंधों में मिठास लाते हैं। इसमें कौन? महाराष्ट्र में जो चुनाव चल रहा है वो चुनाव में तंत्र लगाकर बीजेपी वहाँ भी चाहती है जीतना, वहाँ सब लोग जो विरोधी हैं वो भी मजबूती से ही चुनाव को लड़ रहे हैं। देखिए, जो लोग खुश हो रहे हैं आईएमएफ के आंकड़े पर, अगर उन्हें ज्ञान नहीं है तो थोड़ी इनकी ज्ञान वृद्धि कर दो। 10% ग्रोथ रेट चाहिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी ने की। जो आप कह रहे थे कि हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर ली, उसके लिए 10% ग्रोथ चाहिए। आप 6.5 के ऊपर खुश हो रहे हो, इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है? देखिए, हम निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्षधर हैं। पत्रकारिता पूर्ण तरह निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज कल बायस्ड होकर के मीडिया होकर रह गया है। मीडिया पूरी तरह से बायस्ड होकर काम करता है, लेकिन अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हो तो फिर आप वही काम कर रहे हो जो डरा करके धमका करके केंद्र की सरकार कर रही है। तो ये तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ख़त्म करने, क्योंकि अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निष्पक्ष नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से जो हालात बने हैं उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारिता के लोगों को भी सोचना चाहिए कि निष्पक्षता ही आपकी पहचान है। एक और लाइन बोल रही थी वो, हम देखेंगे कौन अपर कास्ट वोट ट्रांसफ़र हो रहा है तो कर लेंगे। बहन जी का कुछ पता नहीं आखिर में क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी।